मैं वही वृक्ष हूँ, वही पीपल का दरख्त जिसने क्रांतिकारियों के सरताज महान चंद्रशेखर आजाद की शहादत देखी। बरसों से खड़ा हूं यहाँ, बहुत कुछ देखा है मैंने, बहुत कुछ सुना है। उन परिंदों से जो मेरी शाखों पर अपना डेरा बसाते हैं, उन हवाओं से जो दूर दूर की खबरें लेकर आती हैं, अपने इन बरसों पुरानी जड़ों से जो जमीन के भीतर दफन हजारों बरस पुराने किस्से और कहानियां खोज लाती है और मुझे सुनाती है। उन्हीं किस्से कहानियों के जमघट में छुपी एक कहानी मैं आज आपको सुनाता हूं। गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर हजारों साल पुराने बसे हुए शहर की कहानी, इस प्रयागराज की कहानी, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। पूरा पानी से पर्दा बना दिया गया। जो मनुष्य श्वेत श्याम नदियों के संगम पर स्नान करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो धैर्यवान मनुष्य इसके किनारे अपनी देह त्यागते हैं, उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती है, इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम कहा गया है। बृहदारण्यक पुराण में भी एक प्रसंग मिलता है कि एक बार जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनक जी से पूछा कि सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है, तब उन्होंने बताया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने पुण्य क्षेत्र विद्यमान हैं, उनमें प्रयाग नामक तीर्थ सबसे उत्तम है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं कई यज्ञ संपन्न किए थे, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तो ऐसे पावन तीर्थ पर बसा है हमारा प्रयागराज। ये उन 4 शहरों में से भी एक है जहां विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। चलिए आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। ये देखकर गरुड़राज सुरक्षा के विचार से इस अमृत कुंभ को लेकर क्षीर सागर की ओर उड़ चले। कहते हैं उनकी इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी
और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण होते हैं। यही कारण है कि इन 4 नगरों में हर 12 वर्षों पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु साधु संतों के सैकड़ों अखाड़े गंगा जी में स्नान करने आते हैं, संगम किनारे सत्संग करते हैं, धूम लगाते हैं। माघ के महीने में 12 बरस में कुंभ आता, माघ के महीने में पावन जल अमृत बन जाता, माघ के महीने में 12 बरस में कुंभ आता। श्रद्धा भक्ति रंग की छाया छा जाती जहाँ, श्रद्धा भक्ति रंग की छाया छा जाती जहाँ, संतों का डेरा सज जाता माघ के महीने में, 12 बरस में कुंभ आता। लाखों नर नारी जुट जाते आंखों में एक प्यास लिए, आंखों में आंखों में आंखों में आंखों में आंखों में लाखों नर नारी जुट जाते। के लिए प्रस्थान किया तो सबसे पहले प्रयाग स्थित ऋषि भारद्वाज के आश्रम आए। महर्षि भारद्वाज एक महान तपस्वी व ज्ञानी महर्षि थे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अर्थात भारद्वाज मुनि का निवास स्थान प्रयागराज है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने वन जाते समय यहां रात्रि निवास किया था। भारद्वाज ऋषि ने भगवान राम को विदा करते समय बताया था कि आगे जाने पर आपको एक बरगद का पेड़ मिलेगा जिसे शामवट कहते हैं। इसके नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। ये शामवट ही आज का अक्षय वट है। इस अक्षय वट के महत्व का वर्णन पुराणों में स्पष्ट रूप से किया गया है। जड़ें स्वयं साक्षात विष्णु है, शाखाएं स्वयं मंगलमयी लक्ष्मी है। उसके पत्तों में देवी सरस्वती वास करती है तो उसके पुष्पों में भगवान शंकर, चतुरानंद ब्रह्मा जी इसके फल हैं और विष्णु जी इन सब का आधार है। गौतम बुद्ध के काल में भी प्रयाग का बड़ा महत्व था। इसका एक बड़ा साक्ष्य है यहां उपस्थित अशोक की लाट। सम्राट अशोक का संदेश तो इस स्तंभ पर अंकित है ही,
गुप्त काल के शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी इसी स्तंभ पर खुदा है। 16वीं शताब्दी के अंत में सम्राट अशोक का ये स्तंभ उस किले का हिस्सा बन गया जिस किले का निर्माण संगम के किनारे मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हजारों वर्ष पुराने इस प्रयाग नामक नगर के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व से बादशाह अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ एक नया शहर ही बसा दिया और उसका नाम रखा इलाहाबाद, जो वक्त के साथ साथ बन गया इलाहाबाद। अपनी भौगोलिक स्थिति, सुंदर आबोहवा और राजनीतिक महत्व की वजह से इलाहाबाद ब्रिटिश हुक्मरानों को भी बेहद पसंद आया और कुछ ही समय में ये शहर ब्रितानी हुकूमत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट इसका एक जीवंत उदाहरण है। देश के 4 उच्च न्यायालयों में से तो एक ये है ही। इसके अलावा अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले देने का श्रेय भी इस न्यायालय को जाता है। शिक्षा के प्रसार के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस शहर को उनका दूसरा महत्वपूर्ण योगदान था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 16 नवंबर 1887 को हुई। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इस विश्वविद्यालय का शुरुआती नाम न्यू सेंट्रल कॉलेज था। यहाँ का विद्यानगरम हॉल और 7 खंडी मीनारें इतनी सुंदर और आकर्षक है कि आते जाते लोगों की निगाहें बरबस अपनी ओर खींच लेती हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही इलाहाबाद हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा। ऐसी ही कुछ प्रसिद्ध शख्सियतों के नाम एकाएक तब याद आते हैं जब इस शहर से जुड़े साहित्यकारों की बात होती है, जैसे हास्य व्यंग के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी साहब, फिराक गोरखपुरी जो उर्दू के जाने माने शायर तो थे ही, अंग्रेजी भाषा के भी प्रकांड पंडित थे, महादेवी वर्मा हिंदी की सशक्त कवियत्री जो आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी गई, सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के महत्वपूर्ण स्तंभ, मधुशाला के लेखक और हिंदी साहित्य के पुरोधा कवियों में से एक हरिवंश राय बच्चन और अपने नाम ही के अनुरूप हिंदी भाषा के निराले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी ये कविता तो अद्भुत है। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, हुई जो जलती हुई धूप, गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर। वो तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। कला और साहित्य के साथ साथ राजनीति का भी खास गढ़ रहा है प्रयागराज। स्वतंत्रता संग्राम के अनेक शूरवीरों और गणमान्य व्यक्तियों का नाता इस शहर से रहा है, जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, महामना मदन मोहन मालवीय आदि। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इसी शहर में हुआ था। उनका घर आनंद भवन स्वाधीनता संग्राम की गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था, जिसकी वजह से प्रयागराज भी आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आजादी की बातें करें तो मुझे याद आता है
सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम, जिसका गवाह मैं खुद रहा हूं। अनेकों भीषण लड़ाइयां मैंने देखी। एक बार तो मुझे लगा था कि बस हमें विदेशी हुकूमत से छुटकारा मिल ही गया, लेकिन इसे बदकिस्मती कहे कि अंत में बाजी पलट गई। परंतु इन युद्ध की वजह से इलाहाबाद एक दिन के लिए ही सही भारत की राजधानी बना। वो दिन था 1 नवंबर 1858। उस दिन प्रयागराज के मिंटो पार्क में एक शाही दरबार लगा था, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का महत्वपूर्ण